चलिए यहाँ ध्यान दे, साइंस तो तुम लोग को पूरा खत्म है, मैथ भी लगभग खत्म में है। अब तुम लोग को प्रतिदिन चलेगा सोशल साइंस चलेगा, ठीक है ना, और कुछ बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट चलते रहेगा। स्टार्ट कर रहा है क्लास 10th का इकोनॉमिक्स बोले तो अर्थशास्त्र में चैप्टर 3 तक पढ़ा चुके हैं। ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का नाम क्या है? वैश्वीकरण। ये चैप्टर 4 देखेगा एनसीईआरटी में, तो चैप्टर 4 एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है वैश्वीकरण। और भारतीय भर में देखेगा तो ये चैप्टर 6 में मिलेगा, ठीक है ना। तो हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, 5वां चैप्टर फिर जो होगा वो पढ़ाएंगे, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत ना है। तो एनसीईआरटी में 4 नंबर में मिलेगा, और भारतीय भर में यही मिलेगा 6 नंबर में, ठीक है ना, तो उससे कोई दिक्कत ना है। तो पढ़ेंगे वैश्वीकरण। क्या पढ़ेंगे? वैश्वीकरण। उससे पहले तुम लोग को बताना चाहते हैं, 2 मेरा चैनल है, एक मेरा क्या है जगदेव ब्लॉग, तुम जानवे करता है कॉमेडी वाला, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना है। ये मेरा कॉमेडी वाला है जगदेव ब्लॉग। एक मेरा जनरल कंपटीशन का है जीके जीएस मस्ती, इसको भी जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, जनरल कंपटीशन का है। और जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको भी बता सकता है। जब पढ़ेंगे वैश्वीकरण। क्या पढ़ेंगे? वैश्वीकरण पढ़ेंगे तो उससे पहले सीखते हैं आर्थिक नीति। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ेंगे? आर्थिक नीति समझता है? आर्थिक नीति मतलब हो गया रुपया पैसा संबंधित नीति, यानी वैसा काम जो रुपया पैसा से संबंधित हो, उसे क्या बोलते हैं? आर्थिक। क्या बोलते हैं? तो रुपया पैसा से संबंधित जो नियम बनाएंगे, जो नीति बनाएंगे, जो कानून बनाएंगे, उसको बोलेंगे आर्थिक नीति। क्या बोलेंगे? पहले क्या था पता है? पहले कोई भी देश मतलब जो है अपने पहले कोई भी देश क्या होता था, दूसरा देश से व्यापार करने नहीं आता था। जैसे भारत 1947 से लेकर 1991 तक कोई दूसरा देश में न तो व्यापार करने गया था, न तो कोई दूसरा देश को व्यापार करने अपने में आने दिया था। तो इससे क्या नुकसान नहीं होता है। कोई तुम्हारे देश तुम दूसरा देश में जाएगा व्यापार करने, तुमको फायदा होगा। और कोई तुम्हारे देश में आ रहा व्यापार करने आ रहा है तो क्या करेगा? वहाँ पर फैक्ट्री डालेगा, यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर बिल्डिंग बनाएगा, फिर तो यहीं के मजदूर को काम करवाएगा, यहीं से छड़ सीमेंट गिट्टी सब यहीं से खरीदेगा, यहीं लगाएगा, तो फायदा होगा देश का। तो उसी को बोलते हैं आर्थिक नीति। मतलब क्या होता है? आर्थिक नीति मतलब होता है पुराना नीति को त्याग कर। क्या बोल रहा है? आर्थिक नीति मतलब होता है पुराना तुम्हारा नीति था कि हम किसी से व्यापार नहीं करेंगे, हम अपने देश में रहेंगे तो खुश। तुम बता, तुम चाहेगा कि हम अकेले हम अपने घर से किसी से हेल्प नहीं लेंगे, दूसरा घर से हेल्प नहीं लेंगे, नहीं तो हेल्प करेंगे। अकेले हम सब अपना जितना भी मेरा आवश्यकता है सब अकेले पूरा कर लेंगे, पूरा कर पाएगा? हेल्प लेना तो जरूरी है करता है। तो वही पहले मतलब भारत मतलब 1947 से लेकर 1991 तक नहीं तो किसी देश को कुछ बेचता था, नहीं तो कुछ खरीदता था। लेकिन तो यही इससे क्या हुआ? इससे देश का विकास नहीं हो रहा था, देश का विकास नहीं हो रहा था। तो इसी में सुधार किया, तो इसमें जो सुधार करेगा उसको बोलेंगे आर्थिक नीति। क्या बोलेंगे? तो आर्थिक नीति में क्या बोलेंगे पुराने नीति को त्याग कर। पुराना जो नीति था जो कि हम किसी को देश को किसी देश की कंपनी को भारत में आना नहीं देंगे, ठीक है ना। तो जो पुराना नीति है तो पुराना नीति को त्याग कर, पुराना नीति को त्याग कर, पुराना नीति को त्याग कर नई नीति को अपनाना, नई नीति को अपनाना, जिससे क्या हो? देश के सामाजिक आर्थिक विकास हो सके, ना हो सके, जिससे देश का सामाजिक एवं आर्थिक रूप से, सामाजिक एवं आर्थिक मतलब रुपया पैसा से मजबूत हो सके, आर्थिक रूप से विकास हो सके। क्या हो? विकास नहीं होगा। कोई कंपनी तुम्हारे देश में आता क्या करता? तुम्हारे देश में आएगा, पूरा तो पहले ज़मीन लेगा तो देश को फायदा होगा। और ज़मीन लेगा पैसा दे तो ज़मीन का रेंट देगा ना, फिर वहाँ पर पूरा बिल्डिंग बनाएगा, तो क्या सीमेंट गिट्टी बालू सब अपना देश से लेकर आएगा, अमेरिका से लेकर आएगा, और महंगे पैसा देश से तुम्हारा खरीदेगा। तो अपने देश में खरीदा, पैसों मिल गया, अपने देश में रह गया। फिर मजदूर क्या अपना दूसरा देश से लेकर आएगा, अमेरिका से लेकर आएगा। यहाँ के मजदूर मिलेगा तो क्या होगा? रोजगार भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। और यहीं पर भी काम हो रहा है, इससे देश का क्या होता है? विकास। क्या होता है? तो वही बोल रहे हैं कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से विकास हो, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से विकास हो, उसे आर्थिक नीति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आर्थिक नीति। जरा बड़ा चैप्टर ना, छोटा चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, लगभग एक दिन में सब समाप्त हो जाएगा। जो हम इंपॉर्टेंट है खासकर उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। विकास उसे आर्थिक नीति कहते हैं। आप पूछेगा आर्थिक नीति का कितना अंग है, तो बोलना आर्थिक नीति के 3 अंग है। कितना अंग है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। आर्थिक नीति क्या बोल रहे हैं? आर्थिक नीति का जो है 3 अंग है। हम काफ़ी इंपॉर्टेंट, तीनों अंग के बारे में क्वेश्चन पूछता है। आर्थिक नीति कितना अंग है? तो आर्थिक नीति का 3 अंग है। कितना अंग है? और तीनों अंग के बारे में तुम लोग देखना क्वेश्चन रहेगा। एक को बोलते हैं क्या? एक को बोलते हैं हम उदारीकरण। क्या बोलते हैं? उदारीकरण। दूसरा बोलते हैं निजीकरण। क्या बोलते हैं? अब ये सब बताएंगे कौन क्या है, इसका मतलब क्या है।
निजीकरण क्या बोलते हैं, और तीसरा को बोलते हैं वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं, जो चौटरवे का नाम है वैश्वीकरण, चौटरवे का नाम है वैश्वीकरण है। हाँ, तो ज़्यादा हमको पढ़ना है वैश्वीकरण के बारे में। कैसा हमें पढ़ना है कि चैप्टर में नाम है वैश्वीकरण। तो ये 3 अंग है, इसको इंग्लिश से बोलेंगे लिबरलाइजेशन, ठीक है ना, लिबरलाइजेशन। इसको बोलेंगे निजीकरण मतलब प्राइवेट, निजीकरण मतलब इसको बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन, ठीक है ना। इसको बोलेंगे क्या, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन। यानी इसको शॉर्ट में बोलेंगे क्या, इससे ले लेते हैं एल, क्या ले लेते हैं, इससे ले लेते हैं पी, क्या ले लेते हैं, और इससे क्या ले लेते हैं, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इससे ले लिए एल, इससे ले लिए पी, इससे ले लिए, तो ये हो गया LPG। अब LPG तुम्हारा गैस वाला ना हो गया, जो गैस वाला चूल्हा बनाता है खाना, वो LPG यहाँ है। कि इकोनॉमिक्स में LPG यहाँ पर कौन है, तुम्हारे गैस में जो खाना बनाता है उन्हें ना। यहाँ पर इकोनॉमिक्स में LPG का मतलब हुआ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। समझ तो लोग आ गया, आनंद। लेकिन पूछेगा भारत जो है आर्थिक नीति कब अपनाया, तो भारत जो है आर्थिक नीति जो अपनाया था, भारत जो है आर्थिक नीति कब अपनाया, कब, तो भारत जो है आर्थिक नीति अपनाया था कब, तो 1991 ईस्वी में रखना। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भारत ने आर्थिक नीति कब अपनाया, तो 1991 ईस्वी, 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में देश जो है पूरा एकदम गरीब होने जा रहा था, ठीक है ना। क्या कि अब तुम दूसरा व्यापार नहीं करेगा तो क्या होगा, ढेर पैसा कम नहीं होगा, तो पूरा गरीब हो जा रहा था। भारत के पास मात्र 15 दिन का मतलब तो पैसा बचा था भारत को चलाने के लिए, मात्र 15 दिन का पैसा बचा था। तो सोचा था आप कैसे भारत से न थी, कैसे इससे निपटें, कहीं 15 दिन का पैसा बचा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो उस समय प्रधानमंत्री था कौन, तो नरसिम्हा राव। कौन था उस समय प्रधानमंत्री, कौन था, नरसिम्हा राव। कब, नरसिम्हा राव, ठीक है ना, 1991 में। और उस समय जो वित्त मंत्री था, वित्त मंत्री समझता है रुपया पैसा से संबंधित जितना भी कानून नियम बनाएगा, कैसे रुपया पैसा आएगा, कैसे कितना कहाँ खर्च करना है, कितना आएगा, सब इसका नियम कानून जो बनाएगा बनाता है वित्त मंत्री। कौन बनाता है, वित्त मंत्री। तो उस समय वित्त मंत्री था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोल दिए। मनमोहन सिंह, कौन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है ना, मनमोहन सिंह तुम जानते हो, जानने करता है, चिंता है कि नहीं, जो पगड़िया बांध रहता है बूढ़ा हो गया, लाहौर गांधी के पिताजी मनमोहन सिंह। कौन था, अब मनमोहन सिंह जो है ना, मनमोहन सिंह जो है अर्थशास्त्र में बहुत उसको ज्ञान प्राप्त है, ख्याति प्राप्त है ना, अर्थशास्त्र में PhD कर रहा है, समझ गया ना। तो इसको पता, अर्थशास्त्र क्या है, पैसा कौड़ी के विज्ञान को कहता है अर्थशास्त्र, क्या कहते हैं, समझ गया ना। तो मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव बोला था मनमोहन सिंह कैसे मतलब 15 दिन के मात्र रुपया पैसा बच्चा ले भारत को चलाने के लिए, तो कैसे इससे निपटा जाए। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह बताया था कि हमारा आर्थिक नीति में सुधार किया जाए, आर्थिक नीति में सुधार किया जाए। और क्या आर्थिक नीति में सुधार करके आर्थिक नीति को हम अपनाया जाए, आर्थिक नीति में क्या अपनाया जाए, तो उदारीकरण अपनाया जाए, निजीकरण अपनाया जाए, वैश्वीकरण अपनाया जाए। कौन बोला था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये दोनों मिलकर एगो दिया था मॉडल, क्या दिया था, मॉडल, क्या दिया था, मॉडल मतलब समझे तो मॉडल के प्रभाव होना है, मतलब ये दोनों मिलकर जो ढांचा तैयार किया था उसको बोलते हैं मॉडल, क्या बोलते हैं। और उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, उस मॉडल को बोलते हैं, यहाँ ध्यान, राव मनमोहन मॉडल, क्या बोलते हैं, यहाँ से राव, यहाँ से मनमोहन, तो इसको बोलते हैं राव मनमोहन मॉडल। समझ तुमको आ गया, क्या बोलते हैं, राव मनमोहन मॉडल, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, वैश्वीकरण का पूछेगा मुख्यतः कितना अंग होता है, जल्दी बताओ, हमें ज़्यादा वैश्वीकरण नहीं पढ़ना है, तो बता वैश्वीकरण का मुख्यतः कितना अंग होता है, उठा पटेंगे फट जाएगा हम रखेगा। और तुम डायरेक्ट पूछता है, ये तो आर्थिक नीति के 3 अंग हो गए, वैश्वीकरण का कितना अंग होता है, 5 होता है, कितना होता है, वैश्वीकरण का मुख्यतः 5 अंग होता है, कितना अंग होता है, 5 अंग होता है, 5 अंग। तो 5 अंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आर्थिक नीति का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य, मतलब आर्थिक नीति को क्यों, किस उद्देश्य के लिए हम आर्थिक नीति को अपनाए हैं, ठीक है ना। और देखेंगे फिर आर्थिक नीति की विशेषता क्या है, आर्थिक नीति की विशेषता ये भी देखेंगे, आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या है, आर्थिक नीति का विशेषता क्या है, ठीक है ना। तो पूछेगा बता वैश्वीकरण का कितना अंग है, तो क्या बोलना है, 5 अंग, वो 5 अंग का ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि वैश्वीकरण के बारे में, तो पूरा चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण के बारे में जानना है। तो वैश्वीकरण के बारे में क्या क्या जानना है, तो पहले हमको जानना है कि वैश्वीकरण का अंग कौन कौन है। वैश्वीकरण का अंग बताए थे ना, वैश्वीकरण के कितना अंग,
तो पहले जानना है कि वैश्वीकरण का अंग कौन कौन है, बताएंगे। वैश्वीकरण मतलब क्या होता है, निजीकरण मतलब क्या होता है, उदारीकरण मतलब क्या होता है, बताएंगे अभी। तो वैश्वीकरण कितना अंग है, 5। क्या है, फिर देखेंगे वैश्वीकरण भारत में क्यों, भारत में यानी भारत में जो है वैश्वीकरण क्यों अपनाए, ये देखेंगे। क्या देखेंगे, वैश्वीकरण भारत में क्यों अपनाए हैं। तो बताए चुके हैं क्यों अपनाए, क्योंकि भारत क्या होता है, भारत का आर्थिक स्थिति पूरा खराब होता जा रहा था। मात्र 15 दिन का रुपया पैसा मिला था, भारत को चलाने के लिए बचा था। भारत धीरे धीरे क्या हो रहा था, मतलब उसका विकास दर रुक गया था, धीरे धीरे उसको क्या हो रहा था, विकास कम हो रहा था। तो इसके लिए क्या किए थे, आर्थिक नीति को अपनाए थे। तो वही देखेंगे भारत में वैश्वीकरण क्यों किए। उसके बाद फिर आगे देखना है कि बिहार में, क्योंकि हम लोग बिहार के ज्ञान देंगे, तो बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव। तो बिहार में ज़्यादा वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ वैश्वीकरण मतलब होता है कल कारखाना फैक्ट्री उट्री का लगना खुलना, तो ज़्यादा प्रभाव पड़ा, कल कारखाना फैक्ट्री पड़ा नहीं पड़ा, तो पर कुछ प्रभाव। तो भारत बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव। और तीसरा देखेंगे वैश्वीकरण एवं आम जनजीवन, यानी वैश्वीकरण जो आया है, मतलब जो वैश्वीकरण मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण मतलब होता है तुम जाके कोनो देश में कंपनी खोल दे, तो अपना जाके कोनो देश में जो माल बेचना है, तुम लोग जो उपजाया है ज़्यादा हो गया, तो जाकर दूसरा देश में बेच सकता है, और दूसरा देश वाला तुम्हारा देश में भी आके बेच सकता है। उसको बोलते हैं वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं, ऐसे तुम पड़ोसी नहीं देखता है, पड़ोसी घर से तुम कुछ मांग लिया, तू आएगा मांगने तो तुम नहीं देगा, तो वैश्वीकरण मतलब वही हुआ। तुम जो है अपना देश में तो बेचिए रहा है, मतलब टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी अपना भारत में तो चलिए रहा है, दूसरा देश में जाकर टाटा कंपनी खोल देंगे तो वहाँ भी चलेगा, तू देश वाला भी तुम्हारा देश में आकर कंपनी खोल सकता है, जैसे कि बोलते हैं वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं, यानी हर देश आपस में मिलकर व्यापार करना वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वैश्वीकरण एवं आम जनजीवन देखेंगे, आम जनजीवन पर क्या फर्क पड़ा वैश्वीकरण से, ठीक है ना, ये देखेंगे, ये सब देखेंगे, ठीक है ना। इतना चीज़ हो गया। अब देखते हैं आर्थिक नीति का क्या उद्देश्य है, फिर विशेषता क्या है। पहले क्या देखेंगे, लख प्रभु, आर्थिक नीति का उद्देश्य एवं विशेषता। पहले देखते हैं आर्थिक नीति का उद्देश्य। क्या देखते हैं, आर्थिक नीति का उद्देश्य। आर्थिक नीति का उद्देश्य, आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था, आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था, सिंपल उद्देश्य था कि जो मेरा यहाँ जो पुराना नीति था सो त्याग कर नया नीति को अपनाना, यही था ना। तो आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था, तो आर्थिक नीति का उद्देश्य था पुराना नियम कानून को त्याग कर, पुराना नीति मतलब नियम कानून, पुराना नियम कानून को त्याग कर, पुराना नियम कानून को त्याग कर नए नीति को अपनाना, नए नीति को यानी नए नियम कानून को अपनाना, नए नीति को अपनाना, जिससे क्या हो, जिससे पूरा देश का विकास हो सके, जिससे सामाजिक आर्थिक रूप से विकास हो सके। जब सामाजिक रूप से विकास होगा, आर्थिक रूप से विकास होगा, देश का विकास होगा। नीति को अपनाना जिससे देश का विकास हो सके, जिससे देश का विकास हो सके, यही उद्देश्य था, विकास हो सके। अब देखते हैं आर्थिक नीति की विशेषता क्या था। आर्थिक नीति की विशेषता अब बता दिए थे। आर्थिक नीति कब आया था, तो 1991 में। कब आया था, 1991 में भारत में आया था। और भारत जो है पूरा विश्व के लिए बाजार के रूप में खुल गया। और भारत में भी कोई पूरा विश्व में कहीं भी जाकर व्यापार कर सकता है। आइए बताएंगे, इसके बारे में भी पढ़ाएंगे अभी हम एक एक करके। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तो समझिए गए। आइए देखेंगे आर्थिक नीति का विशेषता। क्या देखेंगे, आर्थिक नीति का विशेषता। तो आर्थिक नीति की विशेषता क्या है, तो आर्थिक नीति का जो पहला विशेषता है, वो पहला विशेषता क्या था, मतलब जान ले, जान ले। पहले को भारत में भारत में पहले को फैक्ट्री खोलने आता था। पहले समझते निजीकरण क्या है। देखो यहाँ पर उदारीकरण क्या है। उदारी मतलब समूह क्या समझ रहा है। उदारी मतलब उदार कर देना। उदार मतलब क्या होता है, उदार मतलब क्या होता है, कड़ा नियम होता है कि सस्ता यहाँ ध्यान। उदार मतलब क्या होता है, कड़ा नियम होता है कि एकदम आसान नियम होता है, उठा पटने में फट जाएगा। उदार हो जाना यानी क्या हो जाना, पहले एकदम खराब व्यक्ति था, अब उदार हो गया, तो क्या नॉर्मल आदमी हो गया। तो उदारीकरण मतलब क्या हुआ कि पहले भारत में कोई कंपनी खोलना है तो बहुत सारे नियम कानून है। लाइसेंस दिखाओ, परमिट दिखाओ, ई कागज बनाओ, कागज बनाओ, उससे साइन कराओ, अब ये कितना प्रॉब्लम होता है ना। तो पहले और ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। लाइसेंस है,
परमिट है, ये कागज बनल है, वो कागज बनल है, उससे जैसे सिग्नेचर करवाओ, इससे जैसे सिग्नेचर करवाओ, जिससे कारण को कंपनी जो है भारत में जल्दी आना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पहले जो है 6 महीना दौड़ने में लग जाता था। ये ऑफिस में जाओ, ये कागज बनाओ, लाइसेंस दिखाओ, परमिट दिखाओ, माथा खराब हो जाता था। तो उसमें क्या कहता है, उससे कोई जल्दी कोई कंपनी जल्दी आएगा तुम्हारे देश में, 10 गो ना माथा पीछे हो जाएगा तो आएगा तुम्हारे देश में। तो क्या कहता है, उसमें थोड़ा उदार किया था। क्या किया था, यानी कोई कंपनी अब आओ मेरा देश में और तुम्हारा काम जितना जल्दी जल्दी जो काम उम कागज हो गया फटाफट हो जाएगा, नहीं उदार कर दिया। क्या कर दिया, लाइसेंस परमिट तुम लोग बाद में बना लेना, पहले कंपनी खोल ले, लाइसेंस परमिट जो बनाना है, जो कागज में सिग्नेचर करवाना है, ठीक है ना, अधिकारी उदाकारी वो सब बाद में हो जाएगा, पहले तुम तो कारखाना खोल ले। तो इसी को बोलते हैं उदारीकरण। क्या बोलते हैं, यानी जो पहले करा नीति था उसको थोड़ा उदार बना दिया। क्या बना दिया, समझ लोग आया। अब बोलते हैं निजीकरण। क्या है निजीकरण, निजी मतलब प्राइवेट, निजी मतलब तो पहले जो भारत के पास था जितना भी चीज़ था सब सरकारी था। क्या था, सरकारी था। सब अगर सरकारी के कब्जा में रहेगा तो सरकार अच्छा से उसको देखभाल कर पाएगा। हाँ, अगर मान लो तुमको हम दे रही है 10 काम, कितना काम दे रही है, अब बोलेंगे 10 काम तुम्ही को देखना है तो अच्छा देख पाएगा। अब मान लो तुमको हम दे रही है 5 काम, 5 काम दूसरा सौंप दिए तो आराम से 5 काम के तो मैनेज कर लेगा, नहीं कर लेगा। तो निजीकरण मतलब क्या था, निजीकरण का मतलब है कि सार्वजनिक, यहाँ सार्वजनिक कार्य को, सार्वजनिक मतलब समझता है सरकारी कार्य को, सार्वजनिक मतलब कौन चीज, यानी सरकारी काम को प्राइवेट के हाथ में सौंप देना, प्राइवेट के हाथ में सौंप देना जिससे कि अच्छा से काम हो, उसे निजीकरण कहते हैं। नहीं रहता तुम लोग, अच्छा तुम लोग रहता है कि प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट जो कंपनी होता है, जो कारखाना होता है या ऑफिस होता है, वहाँ फटाफट काम होता है कि ना, होता है कि ना। सरकारी बैंक में जाओ 4 बजे ना किए, 4 बज गए, चलो बाहर चल कर ले आना, झूठा 10 बार दौड़ाता है। प्राइवेट बैंक में जाएगा खाता खोलाने तो तुमको कहेगा सब फोन में पर तुम्हारा खोल देगा और कहेगा आइए सर बैठिए, चाय अथी ठंडा पिलाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, जाता है कि ना। तो प्राइवेट में जाने पर बहुत इज्जत होता है ना, और फटाफट काम होता है, फटाफट, क्योंकि वहाँ पर जो है सरकारी पैसा थोड़ा मिलेगा, जितना तुम वहाँ पे काम करेगा, जितना तुम्हारा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा प्राइवेट कंपनी में, उतना तुम्हारा क्या होगा, तुमको प्रमोशन होगा। यहाँ थोड़े सरकारी है कि 2 साल के बाद तुम्हारा अपने आप प्रमोशन होगा, ऐसा ना है। प्राइवेट में कौन चीज़, जितना तुम अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, जितना अच्छा तुम काम करेगा, उतना तुम्हारा क्या होगा, प्रमोशन। क्या होगा, तो सरकारी काम अच्छा होता है। सरकारी काम क्या होता है, अच्छा। सरकारी नहीं, प्राइवेट काम क्या होता है, अच्छा। क्या होता है, क्योंकि प्राइवेट में तुम्हें फटाफट सब काम हो जाएगा, होता है ना। मॉल उल में जा कहीं कुछ हम जाओ देखो पूछता है, 2 गेट में लगा रहेगा, हाँ सर क्या कीजिएगा, हम सर बोलेगा, चाहे तुम कितना ले हल्का है ना, नहीं तो वो सर बोलेगा, नहीं बोलेगा, अरे बोलता है ना। चाहे तुम कितना गरीब है, कितना बेरोजगार का है ना, तो वो सर बोलेगा, इज्जत करेगा, करता है कि ना। तो वही यहाँ पर यहाँ ध्यान दे। तब क्या किया था सरकार, जो क्या था, कुछ कंपनी को जो मेन था, जो काफ़ी मेन था, वो अपने हाथ में रखा था, और कुछ सरकारी कंपनी क्या प्राइवेट करना स्टार्ट करिए, प्राइवेट करना, इसी को बोलते हैं निजीकरण। क्या बोलते हैं, अब व्यवस्थीकरण तुम्हें जानने करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरा देश के लिए खोल देना, कि जब आप जिसको यहाँ पर आना अपना कंपनी खोलो, जिस देश को आना है यहाँ पर भारत में घुस जाओ, अपना कंपनी खोल दो और अपना माल उल बेचते रहो, बनाते रहो, ठीक है। जिससे क्या भारत के लोगों को भी रोजगार मिले, यहाँ से सब सामान बिकेगा, वही उसी से तुम क्या करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, यहाँ का सामान भी बिकेगा ना बिकेगा, और भारत का विकास भी हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं, यानी सब देश, जो देश का मर्जी है वह भारत में घुस जाओ, कंपनी अपना खोल दो, और भारत को भी जहाँ पर मर्जी रहेगा दूसरा देश में क्या करेगा, कंपनी जाके खोल देगा। समझ गया, उसको बोलते हैं वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं, समझ तुम लोग आया। तो आर्थिक नीति का 3 उद्देश्य हो गया। क्या हो गया, एक उदारीकरण हो गया, एक निजीकरण हो गया, एक वैश्वीकरण हो गया। तो पहला उद्देश्य क्या था, पहला उद्देश्य था यहाँ पहला उद्देश्य था क्या बोलेंगे, पहला नियम बोलेंगे कल कारखाना। क्या बोलेंगे, कल कारखाना के नियमों में उदार रूप अपनाना। उदार रूप समझ रहा है, आसान कर देना, बताया थे ना, उदार रूप का अपनाना, उदार रूप का अपनाना। दूसरा क्या है, तो दूसरा मेरा क्या है, निजीकरण। क्या है, यानी सार्वजनिक कंपनी बोले तो सरकारी, सार्वजनिक मतलब तो सार्वजनिक मतलब तो सार्वजनिक कंपनी को, कुछ सार्वजनिक कंपनी, सब ये नहीं करे, सब सरकारी, सब प्राइवेट नहीं है ना, कुछ सरकारी भी है ना। तो कुछ सार्वजनिक कंपनी यानी कुछ सरकारी कंपनी को निजीकरण कर देना, निजीकरण करना। तीसरा विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता, तीसरा विशेषता क्या है, तीसरा विशेषता मेरा ये है वैश्वीकरण। क्या है, वैश्वीकरण। भारत की अर्थव्यवस्था यानी भारत का बाजार को विश्व के लिए खोल देना, विश्व के लिए खोल देना। जब भारत अपना बाजार विश्व के लिए खोल देता, विश्व जो देश यहाँ पर भारत में आएगा तो वहाँ भारत नहीं जा सकता है कि
जा सकता है ना। तुम पड़ोसिया में तुम्हारे घर जो आएगा उसके घर तुम जेबे करेगा, तो जाएगा उसके पर खोल दिया। ये 3 क्या हो गया विशेषता, क्या हो गया विशेषता हो गया, क्या हो गया विशेषता। अब देखें यहाँ पर बाजार कैसे चलता है, बाजार 2 तरह चलता है, सामान या तो बिकेगा या सामान खरीदेगा। अरे बाजार में तो ये चीज़ नहीं होता है, तुम लोग भी 2 सामान करता है, क्या करता है, या तो सामान खरीदेगा या सामान बेचेगा। तो सामान का खरीदना, सामान का क्या कहलाता है, आयात कहलाता है, क्या कहलाता है, और सामान को बेच देना निर्यात, समझ गया। तो हम यहाँ पर तुम लोग के बारे में नहीं बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं भारत के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं, तो भारत अगर कोई सामान दूसरा देश से मंगाएगा यानी खरीद लिया, दूसरा देश से मंगाएगा क्या मंगाएगा तो क्या किया, खरीद लिया, तो खरीदना क्या कहलाएगा, आयात, और बेचना क्या कहलाएगा, निर्यात। अच्छा तुम लोग बताओ, अब तुम लोग बताना है कि आयात ज़्यादा हो तब अच्छा है कि निर्यात ज़्यादा है तब अच्छा है। हाँ जल्दी बता, अगर हम भिखारी है, अगर आयात करेगा यानी भिखारी है तुम, कुछ तुम्हारे पास ना सब खरीद ही रहा है, आयात मतलब कुछ भी खरीदना, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं तो नहीं तो खाली खरीद रहा है, तो भिखारी नहीं बन जाएगा, खरीदते खरीदते सब पैसा खत्म हो जाएगा। बैठ का हाँ अमीर रहेगा यानी तुम्हारे पास बहुत कुछ रहेगा तब ना तुम बेचेगा, निर्यात मतलब बेचना, निर्यात मतलब अब बेचेगा तभी तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा आएगा, तब ना तुम ज़्यादा डेवलप करेगा। सब बैले रम रहा है, मतलब आयात अच्छा है, मैंने खरीदते रह, कुछ बेचना ना है, खरीदते रह, भिखारी बन जाएगा घर का जो पैसा है, तो अच्छा कौन है ज़्यादा, तो हमेशा निर्यात ज़्यादा होना चाहिए, निर्यात ज़्यादा यानी कम में चीज़ हमको खरीदना पड़े, हम लोग के सब घरे में यहाँ पर सब भारत में उपलब्ध हो जाए, दूसरा देश से कम में चीज़ खरीदना पड़े, ठीक है ना। लेकिन हम बेच दे ज़्यादा, बेच दे तब नहीं ज़्यादा पैसा आएगा। तो यहाँ ध्यान दे, तो वैश्वीकरण में 2 चीज़ होता है, वैश्वीकरण में क्या होता है, 2 चीज़ होता है, या तो खरीदना या तो खरीदना, या तो खरीदना या तो बेचना, क्या बेचना। खरीदना यानी विदेश से कोई सामान को भारत में मंगवाएंगे, जैसे बताए थे ना तांबा के भारत में कमी है, बताए थे ना, लेकिन कोयला लोहा इस सबके प्रचुर भंडार है, बताए थे ना। कोयला लोहा के क्षेत्र में भारत क्या है, तो भारत के नाम आत्मनिर्भर है, अपना अथी पूरा कर लेता है, दूसरा देश को भी भेज देता है, ले निर्यात कर देता है, भेज देता है ना। लेकिन तांबा में आत्मनिर्भर है कि, तो तांबा का क्या करेगा, आयात करेगा, और लोहा कोयला क्या करेगा, निर्यात करेगा, न करेगा। तो खरीदना कहलाता है आयात, खरीदना क्या कहलाता है, आयात नहीं बोल देना, आयात, ठीक है ना। और बेचना कहलाता है निर्यात। समझा तुम लोग, समझा तुम लोग, जल इतना छाप फिर बताएंगे। अभी हम उदारीकरण के बारे में लिखाएंगे, निजीकरण के बारे में लिखाएंगे, फिर वैश्वीकरण के बारे में लिखाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बंदर चले क्या पे, अभी तुम लोग बताए थे ना आर्थिक नीति कितना अंग है, 3 अंग बताए थे ना, क्या क्या बताए थे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बताए थे ना। तो आर्थिक नीति का कितना अंग बताए थे, अब तीनों अंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसका परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। आर्थिक नीति का 3 अंग बताए थे ना। पहले देखते हैं निजीकरण, क्या रखते हैं, पहले देखते हैं उदारीकरण, क्या रखते हैं, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, ठीक है ना। तो उदारीकरण का अर्थ क्या है, तो उदारीकरण का सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ क्या होता है, तो सामान्य अर्थ होता है कि औद्योगिक जो नियम कानून है, कि कोई फैक्ट्री स्थापना करना है तो उसको जो नियम कानून, लाइसेंस दिखाने में, परमिट बनाने में, कागज पर सिग्नेचर कराने में जो नियम कानून लग रहा है उसको उदार बनाना, क्या बनाना। तो उदारीकरण का सामान्य अर्थ है औद्योगिक नियम कानून को, औद्योगिक नियम, अरे कोई देश आता है तो क्या लगाते हैं, उद्योग लगाता है, औद्योगिक नियम कानून को उदार बनाना, औद्योगिक नियम कानून को, औद्योगिक नियम कानून को उदार बनाना, उदार बनाएगा तो क्या होगा, जिससे क्या होगा तो उद्योग का विकास होगा। अगर उदार बनाएगा तभी ना, तुम्हारा आसान रहेगा, तुम्हारा यहाँ कल कारखाना खोलना, फैक्ट्री खोलना आसान रहेगा, तब नहीं कोई देश आएगा फैक्ट्री खोलेगा। जब फैक्ट्री खोलेगा तो क्या होगा, तो विकास ना होगा, इससे क्या होगा, जिससे उद्योग का विकास हो सके, विकास। अब बता, जब तुम्हारा देश में बहुत सारा कारखाना लग गया, फैक्ट्री लग गया, मान लो बिहार में बहुत सारा कारखाना फैक्ट्री लग गया, तो क्या होगा, उससे उत्पाद नहीं बढ़ेगा। सब चीज़ बिहार में बनने लगेगा तो सब जाएगा मुंबई में कमाने जाएगा, जब बिहार में बनने लगेगा तो सब चीज़ उत्पाद बिहार में होने लगेगा तो कमाने जाएगा। तो क्या होगा, जिससे उत्पाद में वृद्धि हो सके, जिससे उत्पाद में क्या हो, जिससे उत्पाद में वृद्धि हो सके। जब उत्पाद में वृद्धि होगा, सब सामान तुम्हारे देश से बनने लगा, सब कारखाना तुम्हारे देश में आके खुल गया, तो जब उत्पाद में वृद्धि होगा तो क्या होगा, देश का विकास होगा ना, होगा उत्पाद में वृद्धि हो सके, ताकि देश का विकास हो, देश का विकास ना होगा,
ताकि देश का विकास हो। ये लिखना है क्या उदारीकरण में, क्या लिखना है। अगला पढ़ना है क्या, अगला पढ़ना उदारीकरण के बाद क्या बताए थे, निजीकरण। क्या बताए थे, निजीकरण। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन बताए थे ना। इसको लिबरलाइजेशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन, ठीक है ना। इसको एल से बोलेंगे, इसको पी से बोलेंगे, प्राइवेटाइजेशन बताए थे ना। निजीकरण मतलब क्या है कि याद है, निजीकरण का मतलब क्या है, सार्वजनिक जो कंपनी है, सरकारी जो कंपनी है, सरकारी जो कंपनी है उसको प्राइवेट यानी निजी के हाथ में सौंप देना, निजी कंपनी के हाथ में। इसका यही अर्थ होता है। तो लिख लेंगे कि निजीकरण का सामान्य अर्थ, निजीकरण का तो निजीकरण का सामान्य अर्थ होता है, सामान्य, निजीकरण का सामान्य अर्थ होता है कि सार्वजनिक, सार्वजनिक बोले तो सरकारी, सार्वजनिक बोले तो तरकारी नहीं बोलना, सरकारी। क्या सार्वजनिक, सार्वजनिक कंपनी को, सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी के हाथ में सौंपना। निजी मतलब प्राइवेट, निजी मतलब निजी कंपनी के हाथों में सौंपना। सब ठेका ले लेगा, मतलब पूरा सब ठेका भारतीय सरकार ले लेगा कि सब कंपनी मेरे अंडर रहेगा तो उतना अच्छा चला पाएगा। सरकारी काम जानने का कितना धीरे धीरे होता है, खाली भ्रष्टाचार होता है ना, होता है। तो इसलिए क्या करेगा, निजी हाथ में सौंपेगा। सरकार में जो मतलब जो नौकरी वोकरी कर रहा है नहीं काम करेगा तब उसको उतने वेतन में मिलेगा, और जो कामा दिन रात कर रहा है बेचारा उसको भी उतने वेतन में मिलेगा। तो जो कामा कर रहा सोचेगा पगल भाई, जब मेरे साथ में बैठे कुछ कामा नहीं करता, जो वेतन में उठा लेता तो हम खाए कामा करवे, इसी सोच के नहीं करता कामा। और प्राइवेट में नहीं करेगा तो 2 थप्पड़ देगा, भगा देगा ना, भगा देगा। तो कुछ को प्राइवेट करना भी जरूरी है, सबको प्राइवेट करना जरूरी ना है, लेकिन कुछ चीज़ को प्राइवेट करना भी जरूरी है। तो निजीकरण का सामान्य अर्थ होता है कि सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी के हाथों में सौंप देना, सौंप देना। और जब जानवे करता है, जब प्राइवेट कंपनी के हाथ में सौंप देते क्या होता है, उसका विकास होता है, क्योंकि उसका नियम कानून पूरा चेंज हो गया, वहाँ पर सख्त कानून बन गया। तो क्या हो, जिससे उद्योग का विकास हो सके, जिससे क्या हो, सिंपल बात है, प्राइवेट में सौंपेगा तो अच्छा काम करवाएगा ना, तो उद्योग का विकास ना होगा। जिससे उद्योग का विकास हो सके, जिससे क्या हो, उद्योग का विकास हो सके, जिससे उद्योग का विकास एवं कार्य, एवं समझ जानो कि प्राइवेट में काम एकदम अच्छा ढंग से होता है, व्यवस्थित ढंग से होता है, सुचारू रूप से होता है, पता है ना। सरकारी में जाएगा तो तरकारी ऐसा होता है ना। एवं कार्य सुचारू रूप से हो सके, सुचारू मतलब समझ रहा है, व्यवस्थित तरीका से, सुचारू रूप से। सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल जा, देख रहे किस तरह कार्य होता है ना। सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल जा, देख किस तरह फैसिलिटी होता है, किस तरह कार्य होता है ना। तो जिस कार्य सुचारू रूप से हो सके, सुचारू मतलब अच्छा से हो सके, सुचारू रूप से हो सके, तथा सरकार जब सरकार क्या किया, प्राइवेट कार्य को सौंप दिया, सरकार पर थोड़ा भार कम ना हो गया, जो ज़्यादा काम करने का बोझ था बोझ कम हो गया ना। तो सरकार पर कार्य का बोझ कम हो सके, कार्य का बोझ मतलब समझना कि सरकार जो माथा पर 50 kg बोझ वाले ले कम हो गया, बोझ मतलब जो कामा का प्रेशरवा था वो कम हुआ, सरकार का बोझ कम हो सके, कम हो। इसी को बोलते हैं क्या, निजीकरण। क्या बोलते हैं, समझ आ गया। आप देखते हैं क्या, वैश्वीकरण। क्या देखते हैं, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण मतलब क्या हुआ कि अपना जो तुम्हारा बाजार है, देश का जो बाजार है, तो अपना देश का जो घरेलू बाजार है उसको क्या कर, विश्व के बाजार से जोड़ दे, विश्व के बाजार से, यानी सब देश से व्यापार करने लगे। जहाँ तुमको जो आ सकता है वहाँ भेज दे, जो तुमको आ सकता है वहाँ से ले ले, यही हुआ ना। तो वैश्वीकरण मतलब होता है घरेलू अर्थव्यवस्था। घरेलू अर्थव्यवस्था बोले तो तुम अपना घर वाला नहीं, घरेलू अर्थव्यवस्था मतलब तुम्हारा देश का अर्थव्यवस्था है। घरेलू अर्थव्यवस्था मतलब तुम्हारा देश का अर्थव्यवस्था, ही नहीं कि तुम्हारा घर वाला अर्थव्यवस्था, पूरा देश। घरेलू मतलब क्या हुआ, तुम्हारा पूरा देश। क्या हुआ, तो घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व का अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। अर्थव्यवस्था तो समझ रहा है, जहाँ पूरा व्यापार होता है, अर्थव्यवस्था से जोड़ देना, वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, देना, वैश्वीकरण कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण से क्या लाभ होगा, तो वैश्वीकरण से क्या लाभ होगा जल्दी बताओ। तुम्हारा वैश्वीकरण से क्या होगा, तो देश का विकास होता है। क्या होता है, देश में जो है, देश में निवेश बढ़ता है। निवेश तो समझ रहा है, निवेश मतलब इन्वेस्ट, निवेश मतलब कौन चीज़, निवेश इंग्लिश बोलते हैं इन्वेस्ट करना है। तुम्हारे देश में एक बड़ा कंपनी इन्वेस्ट करेगा, पूंजी लगाएगा, पैसा लगाएगा, कोरी लगाएगा, तो तुम्हारे देश का विकास होगा। तो देश में निवेश बढ़ता है, देश में निवेश बढ़ता है। इससे क्या होता है, देश में निवेश बढ़ता है, निर्यात में वृद्धि होता है। तुम्हारे पास सब देश से तुम जुड़ गया, और तुम्हारे देश में जो चावल ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे भारत में चावल ज़्यादा होता है, गेहूँ ज़्यादा होता है, लोहा ज़्यादा होता है, कोयला ज़्यादा होता है, तो बेचते चल जा, पैसा कमाते चल जा, ना हो गया।
तो इस क्या होता है, निर्यात में वृद्धि होता है, निर्यात में इससे क्या होता है, निर्यात में वृद्धि होता है। और क्या होता है, और एक देश और दूसरे देश में, एक देश से एवं दूसरे देश में क्या क्या बढ़ता है, तो एक देश से दूसरे देश में क्या क्या बढ़ता है, दूसरे देश में तकनीक में समझ ना, टेक्नोलॉजी। अब दूसरा देश तो अमेरिका ने तुम्हारे देश में आके फैक्ट्री खोल दिया तो अपना टेक्नोलॉजी यहाँ पर विकास करेगा, अपना टेक्नोलॉजी से काम करेगा। जब अपना टेक्नोलॉजी से काम करेगा तो यहाँ पर जो मजदूर है, भारत का जो मजदूर, वो सीखना जाएगा उसका, तो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है, तो तकनीक का आदान प्रदान होता है। पूंजी में तो समझ रहा है, वो पूंजी लगाएगा, वो 10 लाख पूंजी लगाएगा ना, तो पूंजी का आदान प्रदान होता है। श्रम में तो समझ रहा है, श्रम मतलब मजदूर क्या करेगा, मजदूर जैसे मान लो कि भारत का ही मजदूर चाहिए दूसरा देश में काम करना, दूसरा देश का मजदूर भारत में आगे काम करना, जैसे क्या होता है, जैसे तकनीक, पूंजी, श्रम आदि का आदान प्रदान होता है। एक देश और दूसरे देश के बीच, एक देश से दूसरे देश में तकनीक, पूंजी, श्रम आदि का आदान प्रदान होता है, जैसा भारत से कितना लोग सब सऊदी कमाने जाता है, तो श्रम मतलब क्या हो गया, वह मजदूर, कामा का आदान प्रदान हुआ, ठीक है, आदान प्रदान होता है। इस तीनों लिख देगा बोलेगा तो। अब देखते हैं, बताए थे वैश्वीकरण के 5 अंग होता है, बताए थे ना, वैश्वीकरण का अंग कितना अंग बताए थे, 5 अंग। कितना अंग बताए थे, 5 अंग थोड़ा देख लेते हैं। तो 5 अंग देखें, पहला अंग बोलेंगे क्या, व्यवसाय। क्या बोलेंगे, व्यवसाय करता है इनको, सबका अपना व्यवसाय होता है, कोई खेती करता है, तो कोई यहाँ पर नौकरी करता है, तो कोई यहाँ बिजनेस करता है, बताया था ना। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ कि व्यवसाय एवं जो व्यापार कर रहा है, तो व्यवसाय एवं व्यापार के अवरोधकों को मतलब जो इसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है, व्यवसाय एवं व्यापार करने में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, जो दिक्कत हो रहा है, उसको क्या करना, दूर करना। क्या करना, वैश्वीकरण का पहला अंग है क्या, कि व्यवसाय एवं व्यापार के अवरोध, यानी जो दिक्कत हो रहा है कि अवरोध को दूर करना, यानी कमी करना, दूर करना यानी अवरोध को कमी करना, ये हो गया पहला। दूसरा क्या हो गया, उठा पड़ेगा फट जाएगा। दूसरा होता है पूंजी का। क्या होता है, पूंजी मतलब पैसा कौड़ी। तुम्हारे देश में दूसरा देश लाया, इन्वेस्ट कर दिया, पूंजी लगा दिया, तुम भी जाकर दूसरा देश पूंजी लगा रहने देगा, तो उसी को बोलते हैं पूंजी का। जैसे भारत अभी अफगानिस्तान में बहुत सारा पूंजी लगा लिया था, ठीक है, लेकिन वहाँ पर अभी तालिबान के साथ शासक हो गया, आतंकवाद अभी हमला कर दिया, तो थोड़ा अभी उसको दिक्कत चल रहा है। तो पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होना, यानी एक देश से दूसरा देश में क्या होता है, पूंजी स्वतंत्र रूप से लगता है ना। और क्या होता है, तो प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, चलिए बताओ। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, तो आप सिंपल बात है, जब एक देश से दूसरा देश में व्यापार होता है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान ना होगा, इस देश का टेक्नोलॉजी उस देश में जाएगा, उस देश का टेक्नोलॉजी इस देश में जाएगा, एक दूसरे कुछ सीखेगा ना, नहीं सीखता, थोड़ा प्रोसेस कुछ नहीं सीखता है। उसी प्रकार क्या होगा, देश में क्या सीखेगा, एक देश से दूसरा देश सीखेगा, कब सीखेगा, जब दोनों में आपस में आदान प्रदान होगा तब ये ना। तो प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह होना यानी आदान प्रदान होना, स्वतंत्र प्रवाह होना यानी प्रवाह होना। अगला और क्या है, श्रम का आदान प्रदान होना। श्रम तो समझ रहा है, काम करने का तरीका जो है, जब मजदूर है एक देश से दूसरा देश जाएगा, दूसरा देश का तुम्हारा देश में आएगा, यानी श्रम का स्वतंत्र प्रवाह होना, श्रम का भी स्वतंत्र प्रवाह होना। ये हो गया चौथा अंग। क्या हो गया, 1 2 3 4। और 5वां जो है पूंजी है क्या, पूंजी का आदान प्रदान यहाँ लिखिए दिए। पूंजी का स्वतंत्र पूंजी का स्वतंत्र परिवर्तनशीलता। इसका मतलब समझा तुम लोग, इसका मतलब पूंजी मतलब कौन सी, पैसा। पूंजी मतलब कौन सी, पैसा का स्वतंत्र रूप से। मान लो तुम्हारे भारत में पैसा लेगी, अमेरिका का हम पैसा लेबे नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाएगा ना। अब मान लो अमेरिका ला गया, भारत में पैसा ले बोलेगा, पैसा हम लेबे नहीं करेंगे, दिक्कत हो गया ना। तो पूंजी में तो वही पूंजी जो तुम लगाने जा रहा है, स्वतंत्र रूप से परिवर्तन हो जाए। यहाँ रुपया ले गया तो अमेरिका में लगा डॉलर बन गया, रुपया लिया और डॉलर उसको बना दिया, अमेरिका से डॉलर आया, यहाँ पर रुपया हम चेंज कर दिया, तो इसी को बोलते हैं पूंजी का स्वतंत्र रूप से परिवर्तन हो गया। क्या हो गया कि 5 अंग, कितना अंग, समझ तुम लोग आ गया, 5 अंग है। अब देखेंगे आगे, भारत में वैश्वीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ा, वैश्वीकरण की
वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ा, यानी भारत का जो बाजार है पूरा विश्व के लिए क्यों खोल दिया, और भारत भी है दूसरा देश में जाके बाजार अथी व्यापार क्यों करने लगा, क्यों आवश्यकता पड़ा। सिंपल बात है, क्यों आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि अपना जरूरत तो अकेले नहीं पूरा कर सकता है, अकेले पूरा कर लेगा। जानवरें जोर हुआ बैल के हाँ, अकेले पूरा कर लेगा तो घर में पढ़े, यहाँ पे आने की जरूरत है, अकेले तुम पढ़ लेगा, टीचर से कोई जरूरत ना है। भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता है। वैश्वीकरण के पहला कारण इसका क्या है, आवश्यकता का कारण पहला क्या है, तो पहला कि क्या कारण है, पहला कारण है कि जिससे क्या हो, निवेश समझ रहा है, इन्वेस्ट करना, निवेश में वृद्धि हो, निवेश में क्या हो, निवेश में वृद्धि हो, तो समझ रहा है। भारत जो अपना व्यापार थे, अपना जो है बाजार जो है पूरा विश्व के लिए खोल दिया, तो क्या करेगा, दूसरा देश जल्दी जल्दी आएगा यहाँ पर और क्या करेगा, निवेश करेगा, अपना कंपनी खोलेगा, नहीं खोलेगा। देखा है तुम लोग थी सैमसंग का कंपनी भारत में मिल जाता है, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, सब भारत में नहीं मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि भारत में वो बन रहा है, दूसरा देश लाइक खोल दिया तो नहीं बन रहा है। तुम लोग अथी जूता कपड़ा सब में देखा, सब अलग अलग देश के ब्रांड रहता है ना, मोटर गाड़ी हो गया, कार हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, सब यहाँ खुलल है ना, तो निवेश में वृद्धि हो, निवेश में। दूसरा और क्या जरूरत पड़ा, दूसरा जरूरत पड़ा यहाँ बोले प्रत्यक्ष निवेश में समझ रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्ट हुआ, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि हो। दूसरा कारण क्या है, तो भारत जानवर का बहुत बड़ा बाजार है ना, कि भारत ने इतना जनसंख्या है कुछ कहने की नहीं, चीन के बाद तो दूसरे नंबर पर भारत है ना, हद अब चीन को ही पीछे कर दे कुछ साल में, तो याद ध्यान दे। तो दूसरा कारण क्या था कि भारत में विशाल समूह में क्या है, तो विशाल समूह में उपभोक्ता है, क्या है, उपभोक्ता तो समझ रहा है, यानी खरीदने वाला उपभोक्ता है। और जब विशाल समूह में उपभोक्ता है तो सिंपल बात है, जहाँ ज़्यादा भेड़िया रहेगा वहाँ पर सब लोग सोचेगा कि हम जाकर अपना दुकान खोल दे, यानी अपना वहाँ जाकर इन्वेस्ट करें, तब ना वहाँ जहाँ खरीदने वाला रहेगा वही ना जाकर रेगिस्तान में नहीं खोल देगा, हाँ मरुस्थल में नहीं खोल देगा। तो भारत में क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या जब बहुत ज़्यादा है तो क्या है, ज़्यादा यहाँ पर माल भी बिकेगा, जब ज़्यादा माल बिकेगा तो क्या होगा, ज़्यादा लोग वहीं इन्वेस्ट करना चाहेगा ना, तो वही भारत में विशाल समूह में उपभोक्ता है, इसलिए क्या किया भारत वैश्वीकरण को अपनाया। जाना डालता है कि भारत वैश्वीकरण को अपनाएंगे तो यहाँ पर सब देश दौड़ के आएगा, कंपनी अपना खोलने ना आएगा ना। और क्या, तो भारत में जाता है कि भारत जो है बहुत सारे क्षेत्र में, चावल में, गेहूं में, दूध में, ठीक है ना, लोहा में, कोयला में, इस समय क्या है, भारत आत्मनिर्भर है। तो भारत में क्या करेगा, दूसरा देश बेचने जाएगा, इससे क्या होगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगा। क्या होगा, निर्यात में वृद्धि करने के लिए, निर्यात में वृद्धि, तो निर्यात में वृद्धि ना होगा, निर्यात मतलब बेचना, निर्यात मतलब तो निर्यात में वृद्धि करने के लिए, निर्यात में वृद्धि होगा। और क्या होगा, यहाँ ध्यान दे, और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो उपभोक्ता को जो है अच्छा वस्तु मिलेगा ना, बनेगा। अब मान लो तुम्हारे देश में एक कंपनी है, और तुमको अथी खरीदना का मतलब अथी हो गया कि उसी से खरीदना हमको, ऐसा मान लो कि वो अमेजन और फ्लिपकार्ट है, खाली अमेजन रहता, फ्लिपकार्ट नहीं रहता, या अभी बहुत चला गया, मंत्रा आ गया, कि क्या आ गया, मीशो आ गया, क्या आ गया ना, मान लो खाली अमेजन रहता, तो अमेजन रहता तो उसका एक अधिकार चलता कि लेना है तो ले, जैसा सामान तुमको देता तुमको लेना पड़ता। लेकिन अभी बहुत सी जगह टक्कर चल रहा है, वो कहेगा कि हम सबसे अच्छा सामान देंगे, वो कहेगा सबसे अच्छा सामान हम देंगे, नहीं कहता है। इससे क्या होगा, तो उपभोक्ता को अच्छा वस्तु मिल सके, क्या मिल सके, अच्छा वस्तु मिल सके। जब ज़्यादा कंपनी होगा तब टक्कर चलेगा, तब अच्छा वस्तु मिलेगा। तो उपभोक्ता को अच्छा वस्तु मिल सके, इसलिए क्या भारत वैश्वीकरण अपनाया। और क्या हुआ, तो और यहाँ पर हुआ कि यहाँ पर क्या हो, तो उन्नत किस्म समझ रहा है, अच्छा से अच्छा तरीका, अच्छा से अच्छा वस्तु, अच्छा से, तो यहाँ बोल रहा है उन्नत, क्या बोल रहा है, उन्नत किस्म का वस्तु का उत्पादन हो। अब ना सब ना चाहेगा, 10-15 कंपनी है, सब कंपनी अपने आपस में सोचेगा कि मेरा वस्तु अच्छा बने, ज़्यादा लोग हमसे ही खरीदे, ना खरीदे। तो उन्नत किस्म का वस्तु का उत्पादन हो, इसलिए भारत का क्या वैश्वीकरण को अपनाया। और क्या किया, तो बता, जब वैश्वीकरण को अपनाएगा, यहाँ जाके कंपनी उम्पनी खुलेगा, तो सिंपल बात है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। और अमेरिका से नहीं लेकर आएगा सबके, चल हम ही तुमको, अमेरिका वाला कंपनी खोल रहा है तो वहीं से नहीं लेकर आएगा कि चल तुम ही काम कराएंगे, भारत लगने रोजगार देगा। तो क्या होगा, रोजगार में वृद्धि हो, रोजगार में, इसलिए भारत का क्या, रोजगार में वृद्धि हो, इसलिए भारत वैश्वीकरण को अपनाया। और कारण लिखाएंगे, अभी 7 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 हुआ, कितना हुआ, और लिखाएंगे, ठीक है ना, 2-3 को और लिखाएंगे, जल्दी इतना तुम छाप, चल ध्यान दे। अरे पढ़ाए थे ना, भारत में वैश्वीकरण का आवश्यकता क्यों पड़ा, बताए थे ना, या उसका प्रभाव क्या था बताए थे ना।
और प्रभाव में लिखना है क्या, कोई प्रभाव लिखा है 6 को लिखा दिया ना। 7वां लिखना है क्या, भारत को नए बाजार तक पहुंच बनाना था। मतलब भारत में तो बाजार नहीं करता था, नया बाजार मतलब दूसरा देश में जाकर प्रवेश करेगा तो नया बाजार मिलेगा। तो नए बाजार तक पहुंच बनाने के लिए, नए बाजार तक पहुंच बनाने के लिए भारत में वैश्वीकरण आवश्यकता था। तो नए बाजार तक पहुंच बनाने के लिए भारत में वैश्वीकरण आवश्यकता था। अगला कारण क्या था, तो अगला कारण था क्या, वैश्वीकरण से क्या होगा, तो नया प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का विकास होगा ना होगा। और वैश्वीकरण होगा, सब देश इन्वेस्ट करेगा तो अपना टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या होगा, विकास होगा। तो नए टेक्नोलॉजी, नए प्रौद्योगिकी का विकास हो, नए प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तुम लोग को हिंदी समझ आता होगा लेकिन इंग्लिश समझ आता होगा, इंग्लिश समझता है टेक्नोलॉजी रे। तो नए प्रौद्योगिकी का विकास हो, इसलिए भारत क्या था, वैश्वीकरण किया था। क्या किया था, और क्या हुआ था, जब वैश्वीकरण होगा हर देश के लोग यहाँ पर आके कंपनी अपना खोलेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, कंपनी खोलने के लिए पूंजी चाहिए। अब पूंजी के लिए लोन कौन देता है, बैंक देता है, बैंक में लोन देता है। तो यहाँ पर क्या हो, जिससे क्या हो तो यहाँ ध्यान दें, जिससे बैंक एवं वित्तीय स्थिति में क्या हो, सुधार हो। क्या हो, यानी बैंक में जो नियम कानून था, मतलब लोन लेने में जो ज़्यादा झंझट हो दे क्या हो, कम हो और आराम से एकदम सुविधा हो जाए। क्या हो जाए, तो बैंक एवं वित्तीय स्थिति में क्या हो, सुधार हो बैंक एवं वित्तीय स्थिति में। तो पूछेगा बता भारत में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़ाते हैं, पूरा लिख देगा, नहीं लिख देगा नोबो। या पूछेगा भारत में वैश्वीकरण क्यों आवश्यकता पड़ाते, पूरा लिख देगा। या पूछेगा भारत में वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या है, तो पूरा लिख देगा। समझ आया तुम लोग को। अब देखना है बिहार में, क्या देखना है, बिहार में क्या देखना है, क्योंकि हम लोग बिहार के, तो बिहार के भी आ सकता है, कोई चला सकता है ना। तो बिहार में जो है ना, वैश्वीकरण का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है। क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा फैक्ट्री नहीं लगा है। सकारात्मक मतलब अच्छा, सकारात्मक मतलब जैसे तुम लोग को पढ़ा रहा था, असहयोग आंदोलन पढ़ा रहे थे, महात्मा गांधी क्या था, तो उससे पढ़ाया था सकारात्मक कार्य नकारात्मक कार्य पढ़ाए थे। उसी पर सकारात्मक मतलब अच्छा, नकारात्मक मतलब बुरा प्रभाव, नकारात्मक मतलब जो बुरा प्रभाव पड़ा उसको बोलते हैं नकारात्मक, और जो अच्छा प्रभाव पड़ा उसको बोलते हैं सकारात्मक। क्या बोलते हैं, सकारात्मक। समझा तुम लोग, समझा रहेगा। ऐसे तुम लोग यहाँ पर ही कुछ पूछे बता दिया, तुमको दे दिया गिफ्ट, तो क्या हुआ, सकारात्मक। क्या हुआ, और ना बताया दे दिया, लतिया दिया, क्या हो गया, नकारात्मक ना हो गया। ध्यान दे, तो सकारात्मक मतलब अच्छा, सकारात्मक मतलब अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव मतलब अच्छा प्रभाव, और नकारात्मक प्रभाव मतलब खराब प्रभाव। तो तुम लोग जानता है कि बिहार के बारे में बोला था, कौन ऐसा वैज्ञानिक था, कौन ऐसा राष्ट्रपति था, ठीक है ना। वो तो वैज्ञानिक भी था, राष्ट्रपति भी था, लेखक भी था, मोटिवेशनल भी था। कौन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं था। और क्या बोला था, बिहार के विकास के बिना देश के विकास संभव नहीं है। कौन बोला था, तो बोलेगा बता तुमने किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है, देश का विकास संभव नहीं है। किसने कहा, डॉक्टर अब्दुल कलाम। बहुत महान व्यक्ति था, पता है। पहले पेपर बेचता था, पेपर बेचते फिर साइंटिस्ट बन गया, साइंटिस्ट बन के लेखक बना, मोटिवेशनल बना, राष्ट्रपति बन गया, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा व्यक्ति था, ठीक है ना, वैज्ञानिक बना। तो बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। कौन कहा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तुमने इसका फोटो देखा है कि ना, जानवर देखा ना फोटो इसका, जो नहीं देखा वो पक्का जानवर रह जाएगा। देखा पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब यहाँ इसका सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, तो देखिए यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव में पहला क्या पड़ा, पहले देखते सकारात्मक प्रभाव, क्या देखते हैं, फिर क्या देखेंगे, नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पहले देखते हैं। इससे क्या हुआ, इससे देखें यहाँ पर, इससे कृषि उत्पाद में वृद्धि हुआ। सिंपल बात है, तुम लोग को जब तुम लोग क्या हुआ, वैश्वीकरण कर लिया तो क्या करेगा, तुम दूसरा देश में क्या करेगा, जाकर तुम बेचेगा सामान को, और दूसरा देश में बेचेगा सामान तो क्या हुआ, दूसरा देश में भात क्या बेचता है, चावल बेचता है, गेहूँ बेचता है। और बिहार जो है चावल गेहूँ के लिए फेमस होवे करता है, यहाँ चावल गेहूँ होवे करता है। तो इस चावल गेहूँ का क्या होगा, इसका क्या होगा, चावल और गेहूँ का क्या होगा, और दूसरा देश से मांग बढ़ेगा ना, मांग बढ़ेगा तो क्या होगा, बिहार में उत्पादन होगा। तो वही कृषि उत्पाद में वृद्धि हुआ, कृषि उत्पाद में वृद्धि हुआ, कृषि उत्पाद में। और जब वृद्धि होगा तो क्या करेंगे, उसको बेच देंगे, बेचेंगे तो क्या करेंगे, निर्यात। क्या करेंगे, तो निर्यात में वृद्धि हुआ, ये सब अच्छा प्रभाव है, सब क्या है, तो निर्यात में वृद्धि हुआ, निर्यात में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। और क्या हुआ,
निर्यात में वृद्धि होगा ना किया। और क्या हुआ, तो और रोजगार में वृद्धि हुआ। जब रोजगार ना मिलेगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगा तो निर्यात में बढ़ेगा, तो रोजगार में वृद्धि होगा, तो रोजगार में वृद्धि हुआ, रोजगार में वृद्धि हुआ। और क्या हुआ, तो यहाँ पर थोड़ा क्या हुआ, दूसरा मतलब देश के अन्य कंपनी भी थोड़ा मोड़ा के इन्वेस्ट किया। क्या किया, यानी निवेश में वृद्धि हुआ। निवेश में क्या हुआ, निवेश बोले तो इन्वेस्ट करना। कोई भी तुम्हारा गाँव घर में आके घर में आके मान लो कोई ले लिया, क्या कोई रूम रेंट ले लिया, उस पर आकर वहाँ दुकान खोले, तो इन्वेस्ट नहीं किया, तो वही हुआ निवेश में वृद्धि हुआ, निवेश में वृद्धि हुआ। और क्या हुआ, तो और हुआ क्या, यहाँ ध्यान दे, बहुराष्ट्रीय बैंक, बहुराष्ट्रीय बैंक समझते हैं ना, वैसा बैंक जो बहुत सारा राष्ट्र में है, बहुत सारा देश में सब बोलते हैं बहुराष्ट्रीय बैंक। तो बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनी, बीमा समझता है ना, कहता है बीमा करा लो, मरने पर भाई इतना लाख मिलेगा, मरने पर मिलेगा, की फायदा है। बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनी का आगमन हुआ। कहाँ आगमन हुआ, बिहार में आगमन हुआ। आगमन जब वहाँ पर होगा तो बैंक में आएगा ना, तो बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनी का आगमन हुआ। क्या हुआ, आगमन हुआ। और क्या हुआ, तो यहाँ ध्यान दे, उपभोक्ता कितना नंबर, 1 2 3 4 5 6, उपभोक्ता समझ रहा है, खरीदने वाला, खाने वाला, वो मतलब खरीदने वाला जो सामान खरीदता है उपभोक्ता, और जो बनाता है उत्पादक। समझ आ गया ना। और तुम लोग के बायोलॉजी में पढ़ाए थे ना, उत्पादक कौन था, तो पेड़ पौधा। और उपभोक्ता पढ़ाए थे, तुमको 3 प्रकार पढ़ाए थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और एक विशिष्ट उत्तम पढ़ाए थे। यहाँ बोल रहा है उपभोक्ता, क्या बोल रहा, तो उपभोक्ता को विश्व स्तरीय सामान मिलने लगा। विश्व स्तरीय सामान समझ रहा है तुम लोग, कि जो भारत में नहीं बन रहा है, जो क्या है, जो भारत में नहीं मिल रहा है, वो भी तुम लोग को नहीं मिलने लगा। भारत में चाउमीन, बर्गर, पिज्जा सब भारत में बनता था क्या, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वैश्वीकरण हुआ, तो भारत में आके खोल देख, तो यहाँ भी मिलने लगा, ना मिलने लगा। धीरे धीरे फटल जींस पहले बाहर में मिलता था, फिर भारत में मिलने लगा, ना मिलने लगा। तो ये सब हो गया क्या, सकारात्मक प्रभाव। क्या हो गया, आप रहते हैं नकारात्मक प्रभाव, क्या रखते हैं, नकारात्मक प्रभाव में क्या हुआ, तो देखो जितना कृषि के क्षेत्र में, कृषि एवं कृषि उत्पाद, कृषि एवं कृषि उद्योग समझते हैं। जैसे गन्ना का उत्पादन होगा तो क्या होगा, गन्ना मिल से चीनी बनेगा, नहीं बनेगा। तो कृषि एवं कृषि उद्योग में जितना वृद्धि होना चाहिए उतना वृद्धि ना हुआ। तुम देखना, कोई भी कंपनी आएगा तो कृषि क्षेत्र में उतना इन्वेस्ट नहीं करता है। सब कोई मॉल बनाएगा, तो कोई बड़का कोई रेलवे लाइन बनाएगा, तो कोई कारखाना बनाएगा, लेकिन कृषि वाला उतना नहीं बनाएगा। बनाता है क्या, तो क्या हुआ, तो कृषि एवं कृषि उत्पाद में, कृषि उत्पाद में उपेक्षा वृद्धि हुआ। क्या हुआ, उपेक्षा मतलब समझ रहा है, जितना में वृद्धि होना चाहिए मन काबिल ना हुआ, तो बोलते हैं उपेक्षा। क्या बोलते हैं, तो उपेक्षात्मक वृद्धि हुआ, मतलब समझ रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, नहीं समझ तो लोग आया। और क्या हुआ, और यहाँ नकारात्मक प्रभाव हो गया, उतना वृद्धि नहीं हुआ, नकारात्मक प्रभाव ना हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, तो और हुआ क्या, जो छोटा जो कुटीर उद्योग था, छोटा लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु मतलब क्या, लघु मतलब छोटे होता है, क्या होता है, डांट ले देते हैं लघु, क्या ले देते हैं, लघु मतलब क्या होता है, छोटा, क्या होता है, और लघु के उल्टा होता है क्या, विशाल ना होता है। तो लघु एवं कुटीर उद्योग मतलब छोटा उद्योग जो मतलब गाँव में चल रहा है, छोटा उद्योग। तो बता जब बड़का उद्योग आ जाएगा, तुम्हारा मान लो तुम्हारे को दुकान चल रहा है, उसकी बगल में बड़का दुकान खुल जाएगा होलसेलर वाला, तो तुम्हारा दुकान चलेगा, चौपट हो जाएगा। उसके बाद जो बिहार में जो छोटा जो उद्योग चल रहा था या कुटीर उद्योग चल रहा था, उसका हो क्या, उसका विकास बढ़ गया। बड़का कंपनी आ गई तो घटिया जाएगा। तो लघु एवं कुटीर उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा, यानी उसका विकास नहीं हुआ, बुरे प्रभाव में पड़ा। और क्या हुआ, अच्छा बिहार में जो है कंपनी ज़्यादा क्यों ना लगा, सब जैसे कमाने बाहर जाता है ना, तो कंपनी ज़्यादा क्यों ना लगा, सिंपल बात है कि यहाँ पे आधारभूत संरचना का अभाव था। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, तो जो मतलब कंपनी को खोने के जो आवश्यक मूल तत्व है, समझ रहा है ना। इससे पहले बिहार के देखता था सड़क के कितना बुरा हाल था। आपको कंपनी तुम लोग खोलेगा तो कंपनी लेकर चाहिए, सड़क एकदम फटाफट एकदम अच्छा चाहिए ना, तभी उसका माल एकदम निकलेगा, सरासर इधर चल जाएगा, और सड़कें अच्छा लगा तो जाएगा। तो आधारभूत संरचना मतलब क्या हुआ, कंपनी के लिए आधारभूत संरचना, फैक्ट्री के लिए आधारभूत संरचना होता है, एक नंबर होता है सड़क, क्या होता है, फिर होता है रेलवे लाइन, क्या होता है, ऐसा रहेगा तो ना उसका माल फटाफट एक जगह दूसरी जगह जाएगा, रेलवे लाइन। फिर क्या होता है, समुंदर रहेगा तो ना जहाज पर लदेगा फटासना
सोच जाएगा। फिर होता है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था, बिहार में लूटिए लेता है अधिकतर, आएगा लूटिए लेगा, नहीं लूट लेता है। तो सुरक्षा व्यवस्था सब क्या आधारभूत संरचना क्या है। तो बिहार में सब क्या था, अभाव था, क्या था। तो कोई कंपनी जल्दी आएगा खोलने, तुम कहाँ खोलेगा जहाँ तुमको सबसे सुविधा मिला हुआ है ना। अगला क्या है, बिजली, क्या है, तो बिजली तो इधर पर थोड़ा मतलब अच्छा सुधार हो गया ना। जैसे नीतीश कुमार का सरकार आया था, पहले बिजली देता था, एक बार अति क्या बोला, ट्रांसफार्मर उड़ गया तो 1 महीना बाद आएगा ट्रांसफार्मर, आएगा नया 2 महीना बाद आएगा, कभी सालों भर के बाद आएगा, देता था ना। तो ये सब आधारभूत संरचना, क्या आधारभूत। तो बिहार में पहले क्या था, आधारभूत संरचना का अभाव था, क्या था। तो आधारभूत संरचना का अभाव के कारण क्या बोलेंगे, आधारभूत संरचना समझ गए तुम लोग। आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना के अभाव के कारण, अभाव के कारण उद्योग का विकास नहीं हुआ। सब कुछ सुधार रहेगा तो तुम्हारे घर में आएगा, कोई उद्योग लगाएगा। उद्योग का विकास नहीं हुआ। और अगला कारण क्या ले सकते हैं, अगला कारण ले सकते हैं कि बिहार में जितना लोग को रोजगार मिलना चाहिए उतना लोग को रोजगार भी नहीं मिला, वैश्वीकरण से मिला। अगर बिहार में रोजगार मिल जाता तो दूसरा राज्य में जाता कमाने। तो जितना रोजगार मिलना चाहिए उतना रोजगार मिला, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना। तो अगला लिखेंगे 1 2 3, अगला 4 नंबर में लिखना है कि रोजगार के क्षेत्र में उपेक्षात्मक, क्या बोलेंगे, उपेक्षात्मक मतलब जितना मिलना चाहिए, जितना उपेक्षा हम किया उतना नहीं मिला, तो उपेक्षात्मक वृद्धि हुआ। क्या हुआ, जितना वृद्धि होना चाहिए उतना वृद्धि, तो उपेक्षात्मक वृद्धि हुआ। समझा तुम लोग। ये बोलेगा बता कि बिहार में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सब लिख देगा, बस हो गया। समझा तुम लोग। अब यहाँ ध्यान दें, आप देखेंगे थोड़ा आम जनजीवन पर, यानी आम जनजीवन समझ रहा है, जो गरीब है, मध्यम वर्ग के परिवार के है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, समझ तुम लोग आया। तो वैश्वीकरण का आम जनजीवन पर प्रभाव, आम जनजीवन पर, आम मतलब समझना कि आमा जो खाते हैं वो आमा, जन मतलब जाना, उन्हें समझ लेना। आम जनजीवन मतलब जनता, ठीक है ना, जो गरीब मध्यम वर्ग के है। तो क्या हुआ, तो आम जनजीवन जो था, जो मजदूर था, जो मध्यम वर्ग का था, उसका क्या हुआ, उसके रोजगार में वृद्धि हुआ ना, अरे काम वहन करेगा। तो आम जनजीवन के रोजगार में वृद्धि हुआ, रोजगार में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, रोजगार में वृद्धि हुआ ना। लेकिन और क्या हो गया, रोजगार में वृद्धि हुआ, उसके बाद इसको, लेकिन इससे क्या हुआ, मान लो कि जो मतलब जो काम कर रहा है, अब नया टेक्नोलॉजी आ गया, नया टेक्नोलॉजी आ गया, मान लो कंप्यूटर लैब सिस्टम आ गया, ठीक है, सब तुमको ऑनलाइन काम करना, जो ऑनलाइन काम करने नहीं जानता था, नया टेक्नोलॉजी आ गया, क्या हुआ, उसका रोजगार छिनियल जाएगा। तो लिखना है नए टेक्नोलॉजी के विकास में, नए प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, तो नए प्रौद्योगिकी के विकास से कुछ लोग का रोजगार छिन गया, जो कमाने करने जाएगा ऑनलाइन, तो उसका रोजगार छिनियल जाएगा। कुछ लोगों का रोजगार क्या हुआ, कुछ लोगों का रोजगार क्या हुआ, छिन गया, क्या हुआ न छिन गया। उसके बाद और क्या प्रभाव पड़ा, तो और प्रभाव पड़ा क्या कि मान लो कि कुछ जो आम जनजीवन था, जो आम जनता था, वो मान लो कुछ काम कर रहा था, मतलब छोटा काम कर रहा था, लेकिन जब बड़ा कंपनी आ गया तो उसका काम क्या हो, चौपटन हो जाएगा। तो क्या हुआ, लिखना है आम लोगों का छोटा मोटा काम, छोटा मोटा समझ रहा है, छोटा मोटा काम गाँव में कहता था, छोटा मोटा कार्य ठप हो गया। ठप मतलब समझता है, ठप हो गया, क्या हो गया। अब कुछ आगे पढ़ना है, क्या आगे आप पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ OJT में बनता है वो पढ़ना है। WTO, जितना भी पूरा विश्व में जो व्यापार हो रहा है, सब देश में जो व्यापार है, एक दूसरे से दूसरा देश में जो व्यापार हो रहा है, उस पर पूरा नियंत्रण कौन रखता है, WTO कौन रखता है। मतलब कौन देश में, मतलब ऐसा नहीं है कि बात बोलेगा कि हम किसी देश से व्यापार नहीं करेंगे, तुमको आने नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि WTO सब पर नियंत्रण लगा रखता है, ठीक है ना। WTO नियंत्रण लगा रखता है कि कौन देश कितना व्यापार करेगा, कैसे व्यापार करेगा, व्यापार में क्या सरलता होना चाहिए, क्या आसानी होना चाहिए, सब तो बोलेगा बता। पूरा व्यापार पर, पूरा विश्व के व्यापार पर, पूरा देश के व्यापार पर, ठीक है, पूरा दुनिया के व्यापार पर कौन नियंत्रण करता है, WTO क्या करता है। WTO के फुल फॉर्म क्या होता है, तो W से वर्ल्ड, T फॉर ट्रेड, और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, समझ आ गया। तो बोलेगा WTO फुल फॉर्म क्या है, तो बोला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बोलेगा विश्व व्यापार, क्या बोलेगा, विश्व व्यापार पर नियंत्रण कौन रखता है, WTO,
ओ बोलेगा इसका हिंदी में नाम क्या है, WTO कहते हैं, वर्ल्ड मतलब विश्व, वर्ल्ड मतलब, और ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रेड मतलब व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन तो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, तो बोलेगा विश्व व्यापार संगठन। हिंदी में देगा तो ये लिखा रहेगा, इंग्लिश में देगा तो ये लिखा रहेगा। पूछेगा WTO का स्थापना कब हुआ, तो क्या बोलना है, इसका स्थापना कब हुआ, तो 1 जनवरी 1995। कब हुआ, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुआ था WTO। लेकिन तुम लोग को WTO और WHO में कन्फ्यूज ना जाना। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जनेवा। क्या बताए थे, स्विट्जरलैंड में एक जगह है जनेवा, से भारत में जगह है, मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, सब का स्विट्जरलैंड में जगह क्या है, शहर क्या है, जनेवा। क्या है, तुम लोग को यहीं लिखवा देते हैं, यहाँ का भागना है लेकिन लिखवा देते हैं। तुम लोग को पढ़ाए थे WHO पढ़ाए थे, तो WTO और WHO अलग है, दोनों एक के चीज ना है, ठीक है ना। WHO फुल फॉर्म क्या था, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ। क्या होता है, वर्ल्ड, H फॉर हेल्थ, H फॉर हेल्थ, और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। या इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, इसी को वर्ल्ड को बोलेंगे विश्व। क्या बोलेंगे, और हेल्थ को बोलेंगे स्वास्थ्य। क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य। ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे संगठन। क्या बोलेंगे, तो हिंदी में बोलेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। समझ तो लोग आ गया, यानी पूरा विश्व में जो मेडिकल का काम हो रहा था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, उस पर नियंत्रण कौन रखता है, WHO। ठीक है ना। किसी भी वैक्सीन को, जैसे कोरोना वाला वैक्सीन होता है ना, किसी भी वैक्सीन को या किसी भी दवाई को मान्यता कौन प्रदान करता था, WHO। समझ रहा है, जो WHO जिस वैक्सीन का, जिस दवाई को मान्यता प्रदान कर देगा, पूरा वर्ल्ड में लागू हो जाएगा, कोई भी देश में उसको रोक नहीं सकता। समझ आ गया ना। तो WHO का स्थापना कब हुआ, 7 अप्रैल 1945, सॉरी 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 करा, 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ। इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा। सबसे ज़्यादा मुख्यालय जनेवा में। कहाँ पर, जनेवा। समझ तुमने आ गया। अब पढ़ना है कुछ बैंक अथी के बारे में। देखिए यहाँ पर अब तुम्हें बता, जब पूंजी उंजी लगाएगा, जब कंपनी की फैक्ट्री उट्री खुलेगा तो पूंजी उंजी लगाएगा। अब पूंजी घट जाएगा तो कहाँ से लेगा लोन, बैंक से लोन लेगा। तो पूरा विश्व में जो सब बैंक पर नियंत्रण रखता है, जो सबको लोन देगा, कोई भी देश को लोन चाहिए तो उसके पास चल जाओ, लोन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो लोन देने वाला कौन है, तो एगो है WB। कौन है, बैंक के बारे में पढ़ रहा है। किसके बारे में पढ़ रहा है, बैंक के बारे में। तो 2 बैंक है, कौन सी है, WB, एगो है IMF। कौन सी है, IMF। दोनों जुड़वा भाई है। ठीक है क्या। WB को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। क्या बोलते हैं, यानी पूरा वर्ल्ड को ही लोन देगा। अब यहाँ पे तुम SBI चल जाएगा तो पूरा वर्ल्ड को ही लोन देगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक है, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड को ही लोन देने वाला बैंक है। कौन, WORLD, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो ये है वर्ल्ड बैंक। क्या है, तो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, पूरा दुनिया को लोन देता है, पूरा दुनिया को। इसका स्थापना कब हुआ, इसका स्थापना हुआ था 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जो पैसा वाला चीज़ है ना, जो पैसा वाला चीज़ है, महंगा चीज़, अमेरिका अपने पास रख लिया। अमेरिका होशियार था। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन। कहाँ पर है, समझ तो लोग आया, जो पैसा वाला चीज़ मिलेगा कहाँ रख लिया। ठीक है ना। अब IMF को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इमीडिएटरी मॉनिटर फंड। क्या बोलते हैं, मॉनिटर फंड। इसका भी स्थापना 1945 में हुआ। कब हुआ, 1945 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन में। कहाँ पर है, वाशिंगटन में। तो 2 वर्ल्ड को बैंक थी, वर्ल्ड को, पूरा दुनिया को लोन देने वाला 2 बैंक है। कौन है, WB और IMF। समझ तो लोग आ गया। इसका फुल फॉर्म क्या है, इमीडिएटरी मॉनिटर फंड। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, पूछेगा UNO का स्थापना कब हुआ। UNO क्या कहता है, जानता है, पूरा दुनिया में अगर कोई देश के पास, मान लो 2 देश के बीच युद्ध होने लगा तो उसको रोकेगा। एगो प्रथम विश्व हुआ ना, एगो द्वितीय विश्व हुआ ना, द्वितीय विश्व हो गया ना। द्वितीय विश्व क्या हुआ, क्योंकि उसको रोकने वाला, लड़ाई को सुलझाने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब द्वितीय विश्व हो गया तो सोचा था कि सब देश वाला सोचा था कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पूरा दुनिया समाप्त हो जाएगा, क्या परमाणु बम सब आ गया ना। तो उसके लिए क्या किया कि तीसरा विश्व युद्ध ना, उसके लिए किसका स्थापना किया, UNO का स्थापना किया। और क्या कहता है, कोई भी 2 देश के बीच अगर युद्ध होने लगा तो उसको क्या करता है, जाकर निपटारा करता है। क्या करता है, निपटारा करता है। तो UNO का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है U से यूनाइटेड, U से N से नेशन, N से और O से ऑर्गेनाइजेशन, O से ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो संयुक्त, यूनाइटेड मतलब संयुक्त,
नेशन मतलब राष्ट्र, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संघ। तो इसका क्या हो गया? संयुक्त राष्ट्र संघ। संघ या संगठन एक ही होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र यूएन का स्थापना कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945, याद रखना कब हुआ? लिख लेते हैं यहाँ पर। इसका स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 240 ना पढ़ लेना। 24 OCT मतलब अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ। इसका स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? ऐसा पढ़ लिया ना। आप पढ़ेंगे मोल किसे कहते हैं? मोल किसे कहते हैं? बताओ, मोल किसे कहते हैं? अरे वो मोल किसे कहते हैं? तो वैसा स्थान जहाँ एक ही छत के नीचे, एक ही छत के छोटा से लेकर बड़ा सामान तक मिल जाए। और मॉल में क्या होता है? सब सामान एक जगह ना मिल जाता है। बड़ा वाला मॉल में जाएगा तो तुमको सब्जी उब्जी फल उल सब वहीं मिल जाएगा। खेलने कूदने अथी क्या बोलता है, खाने पीने सब सामान वहीं मिलता है ना, मिलता है। जितना भी पीने ओढ़ने जितना भी तुम्हारा सब चीज़ वहीं मिलता है ना। तो मॉल किसे बोलेंगे? तो मॉल बनने को वैसा क्या बोलते हैं? वैसा बिल्डिंग या वैसा भवन जिसमें एक ही छत के नीचे छोटा से लेके बड़ा सामान, छोटा से बड़ा सामान मिल जाता हो। एक ही छत के नीचे छोटा से लेके बड़ा सामान मिल जाता हो, उसे मॉल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मॉल कहा जाता है। समझ आ गया तुम लोग को? तो जितना बड़ा मॉल जाएगा उतना सब कुछ उसी मिल जाता है ना, मिलता है। उसमें तुम लोग को सिनेमा घर में मिल जाएगा, सब टीवी भी चलते रहता है ना। सिनेमा घर को सब मिलता है उसी में। तुम लोग को बार उल बड़ा वाला मॉल में जाएगा तो उसमें बार उल सब उसी मिल मिलता है ना। तो वही हो गया चैप्टर हुआ खल्लास। क्या हुआ? और तुम लोग खल्लास ना जा पाए, तुम लोग लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर। और जो सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, मेरा चैनल जगदेव बोलो जगदेव क्लासेस, जगदेव बोलो जिसके जी समझते उसको भी कर लेना, इसको भी कर और शेयर भी कर। जल्दी कर, खत्म हुआ चैप्टर।